हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। न्यूज़पेपर में आप सबने न्यूज़ तो देख ली होगी कि नेपाल में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या चीज़ है जिसने इसको ट्रिगर किया। बट जो वो ट्रिगर है वो इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है। इसका जो एक्चुअल अंडरलाइंग रीज़न है वो कुछ और है, जो कि नेपाल की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो आज के वीडियो में हम नेपाल की पूरी जो हिस्ट्री है ना, वो भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो वॉयलेंस है, ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये कोई नेपाल के लिए नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे होने वाला फिनोमेना है, जो कि नेपाल में डेमोक्रेसी के नेचर से रिलेटेड है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज़ अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई व्हाई इज नेपाल बर्निंग, ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आग लग रही है। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि नेपाल इस समय एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ पे वहाँ के जो यंग लोग हैं, जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं, जो कि 1996 के बाद पैदा हुए हैं, वो एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके देश में ऑनेस्ट लीडर्स आएँ और करप्शन खत्म हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी डिमांड है। और सिर्फ नेपाल के यूथ ही नहीं, आई थिंक इंडिया का और दुनिया के हर देश का यूथ यही चाहता है कि उनके लीडर्स जो हों वो ऑनेस्ट हो और वहाँ पे करप्शन जो है वो खत्म हो जाए। बट ये प्रोटेस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं और इसकी वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया है। तो चलो देखते हैं कि अब इसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या हैं। पहला जो इसका ट्रिगर है, जो जिस वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो ये था कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन हो गया। हुआ क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट ने 27th ऑफ अगस्त को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग को फॉलो करते हुए एक ऑर्डर दिया कि जितने भी नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। और कुछ रूल्स भी बनाए कि प्लेटफ़ॉर्म्स को नेपाल में अपना एक ऑफ़िस खोलना होगा, एक लोकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपॉइंट करना होगा और ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत अगर किसी को कुछ होती है, तो उसको एड्रेस करने के भी मैकेनिज़म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और अगर वो इनको कंप्लाई नहीं करेंगे, तो उनके प्लेटफ़ॉर्म को नेपाल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कोई गलत स्टेप नहीं है। इंडिया में भी ये रूल हैं, यूरोप में, यूएसए में, दुनिया के लगभग हर देश में ये रूल्स हैं। तो नेपाल भी अगर ये रूल लेके आया, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया। बट साथ में नेपाल की गवर्नमेंट ने जो गलती की, वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन दिए इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को अपने आप को रजिस्टर करने के लिए और ये सब प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। एज़ अ रिज़ल्ट होता क्या है कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वहाँ पे, जैसे टिकटॉक है, वाइबर है, इन्होंने कंप्लाई किया इन ऑर्डर्स के। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ये सारी कंडीशंस पूरी कर दी। बट जो वेस्टर्न प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि जनरली हम इंडिया में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, यूएसए में भी देखते हैं, इनमें थोड़ा-सा एक ईगो है कि हम तो बड़ी कंपनी है और ये कंट्री हमारे बिना काम नहीं चला पाएँगे। जो कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सऐप, इन सब का एक कॉमन जो है इश्यू है और ये हर देश में हमें देखने को मिलता है। और इसका रीज़न है कि इन लोगों का जो टर्नओवर है या जो इनका रेवेन्यू है, ओके? वो कई देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इनमें ये घमंड आ जाता है। तो अब क्योंकि इन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो नेपाल गवर्नमेंट ने इन सब ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। तो अब ब्लॉक किया तो क्या हुआ कि मंडे को बहुत सारे जो यंग लोग हैं, वो इकट्ठा हो गए काठमांडू में, ओके? और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। अब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहाँ की पुलिस ने फायरिंग की और लगभग 19 से 20 प्रोटेस्टर्स जो हैं, उनकी जान चली गई। ओके, अब इस ब्रूटल एक्शन से जो 19 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई ना, वहाँ की जनता को बहुत गुस्सा आया और वहाँ का शॉक लगा। और नेक्स्ट डे प्रोटेस्टर्स ने जो वहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से रैम्पेज मचा दिया, पार्लियामेंट जला दिया, गवर्नमेंट ऑफिसेज जला दिए, पुराने जो पीएम थे, पार्टी ऑफिसेज थे, उनके घरों को सबको आग लगा दी। तो अब ये प्रोटेस्टर हैं कौन?
जेन ज़ी प्रोटेस्टर जिनको कहा जा रहा है, तो जेन ज़ी जनरली उन लोगों को कहते हैं जो 1996 से 2012 के बीच में पैदा होते हैं। और ये लोग फेसबुक पेजेस या ट्विटर पेजेस जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन नेपाल जैसे इन पेजेस पे ये लोग अपने व्यूज रखते थे, वहां पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे रिगार्डिंग कि किस तरह से नेपाल में जो करप्शन है वो बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड हो चुकी है। ओके, किस तरह वहां पे नेपोटिज्म बहुत बढ़ रहा है कि वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी अमीर लोग हैं, जजेस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे किस तरह से एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो इंडिया के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम सच है। यहाँ पे भी आप आईएएस ऑफिसर्स या फिर जजेस, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इनके बच्चों को देख लो। ओके, दे हैव एन अनफेयर एडवांटेज अबव अस, चाहे वो फिर गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइज में हो। और नेपाल के लोगों को लगता था, वहां के यूथ को, कि हमारे लिए ना तो जॉब है ना अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, जबकि ऑर्डिनरी लोग जो हैं वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इस प्रोटेस्ट में अटैक किस किस पे किया गया? तो सिर्फ ऑफिसेज या पार्लियामेंट जला के ही ये लोग नहीं रुके। पुराने 5 एक्स-पीएम्स के हाउस घरों को जला दिया गया, जिनमें ओली, प्रचंड, माधव नेपाल, ये सब बताऊंगा आगे कौन लोग हैं, पूरी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। एक की वाइफ को और उनको पीटा गया, एक पीएम को, और एक जो पीएम है उनकी वाइफ जो है वो आग में जल के मर गई, जो कि बहुत ही ट्रेजिक घटना है। इसी तरह और भी नुकसान हुए हैं, जो वहां की नक्खू जेल है उसको भी जला दिया गया, और वहां से एक ओली की जो क्रिटिक हैं उनको फ्री किया गया, और बहुत सारे प्रिजनर्स को भी वहां से फ्री कर दिया गया है। बट सोचने की बात यह है कि सोशल मीडिया बैन जो है इसने इतना सारा एकदम पूरा नेपाल क्यों जला दिया? तो जेन जी क्या, मतलब मिलेनियंस भी, और अपने इंडिया में देखे तो इवन बूमर्स भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं। ओके, और वहां पे अपने ओपिनियंस रखते हैं, अगर उन्हें किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से गुस्सा है तो वो उसको रखते हैं, और भी बहुत चीजों के। दूसरा, क्योंकि नेपाल में हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमी का बुरा हाल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है, तो सोशल मीडिया से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। उनको ये लग रहा था कि हम भी आगे जाके इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और यहाँ से हमें पैसा आ सकता है। नेपाल से बहुत सारे लोग हैं वो बाहर रहते हैं, या फिर वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ऐसे कम्युनिकेशन के लिए भी सोशल मीडिया का बहुत रोल है। और जब ओली गवर्नमेंट ने इन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि बड़े वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बंद कर दिया, तो एक तरह से वहाँ के यूथ को लगा कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है और हमें सफोकेट किया जा रहा है, और इस तरह से उनका जो गुस्सा है वो फूटा और वो सड़कों पे आ गए। बट ये तो था एक सुपरफिशियल रीजन, ये था ट्रिगर कि जिस चीज से ये सब शुरू हुआ। बट असली कारण क्या है नेपाल में आग लगने का, नेपाल का इतना बुरा हाल होने का? तो सबसे पहला जो सबसे मेन रीजन है ना, या फिर हम क्रक्स अगर लगाएं, तो वो है वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वहां का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो। तो ट्रिगर तो हमने देख लिया कि सोशल मीडिया बैन और पुलिस फायरिंग है। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो नेपाल जो है वर्ल्ड की सबसे अनस्टेबल डेमोक्रेसी है। 1990 ऑनवर्ड्स वहां पे 30 बार पीएम चेंज हो चुका है, यानी कि लगभग हर साल में एक पीएम चेंज हो रहा है। ओके, और कोई भी पीएम 1990 से 2025 तक अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया 5 साल का। हर पीएम का एवरेज टेन्योर लगभग 1 साल 2 महीने ही होता है। और नेपाल जो है ग्लोबली रैंक 1 करता है लीडरशिप टर्नओवर में, कि कितनी जल्दी जल्दी वहां पे पीएम बदलते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि वहां की गवर्नमेंट वीक होती है। और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वहां पे ये दल बदलू काम भी बहुत जाता है, आया राम गया राम, अब इस पार्टी को छोड़ के इसमें जा रहे हैं, अब इसमें जा रहे हैं, पैसे लेके एमपी एमएलए खरीदे जा रहे हैं, तो अनएथिकल अलायंसेस की भी वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। आप इसको अपने जीएस4 में एज एन एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना जल्दी जल्दी चेंज होगी, जैसे इंडिया में भी हो रही थी 1990 से लेके और ऑलमोस्ट 1999 तक इंडिया में भी ऐसा ही रहा था, तो कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहता, पॉलिसीज जो है अनस्टेबल हो जाती हैं, बाहर से कोई आके इन्वेस्ट नहीं करता, जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं। डिटेल में देखेंगे अभी इसको, बट थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूँ। अब वहाँ पे जो जवान लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको जॉब भी नहीं मिल रही है, क्योंकि नेपाल में हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, खास करके यंग लोगों में। इनमें से 22.7% जो कि 15 से 24 साल की उम्र के बीच में हैं,
अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि लगभग 1/4 यूथ वहाँ का अनएम्प्लॉयड है, जो कि वहाँ की नेशनल एवरेज का डबल है। गाँव में खास करके ये हालत बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ पे जो एक तो एजुकेशन के एवेन्यूज़ नहीं है, ब पढ़ने लिखने का साधन नहीं है, ऊपर से जॉब्स भी कम है, और अगर कोई जॉब कोई पढ़ लिख भी लेता है, तो भी वो जॉब मार्केट में नहीं घुस पाता, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी कम है। और जो एजुकेटेड यूथ है, जैसे मैंने बताया, उनके लिए भी लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है। सिर्फ काठमांडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है, 7.6, अदरवाइज बहुत ही हाई है, 22.7% के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो वहाँ के जेन ज़ी हैं, जो यंग लोग हैं, उनको अपना करियर बिल्ड करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, और इससे दे वर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और वो सोशल मीडिया पे जाके अपनी भड़ास निकालते थे, बट आपने फिर वो सेफ्टी वाल्व भी उनका बंद कर दिया, तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा है माइग्रेशन। अब क्योंकि उनके देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जो नेपाली यूथ है, वो देश से बाहर जाके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अराउंड हर 4 में से 1 आदमी अपना घर छोड़ के विदेश जाता है काम करने के लिए। अब नेपाल की टोटल पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है। उनमें से लगभग 80 लाख यूथ जो हैं, या अच्छे 80 लाख लोग जो हैं, वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। इमेजिन, ये अब सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा बाहर चला जाए, तो इससे क्या होता है कि नेपाल के जो हाउस होल्ड हैं, वो फीमेल हेडेड बन गए, क्योंकि मेल्स तो बाहर चले गए हैं, तो उनको लेडीज घर चला रही हैं। एज एन एग्जांपल, 1995-96 में सिर्फ 13.6% हाउस होल्ड थे जो फीमेल हेडेड थे, बट अभी 37% के करीब जो हैं, वो फीमेल हेड। अब कोई घर से बाहर जाएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट होगा कि अगर काश मेरे गांव में मेरे को रोजगार मिल पाता। हम भी सोचते हैं ना, तो यहाँ शहर में धक्के नहीं खाने पड़ते, छोटा-सा कमरा लेके किराए पे नहीं रहना पड़ता, और इस तरह की चीज़ें। और ये माइग्रेशन भी खास करके यंग लोगों की है, जो 15 से 29 साल के बीच में, जो अपने गाँव के गाँव-गँवांड को छोड़ के और बाहर चले जाते हैं। अब जो रेमिटेंसेस है, जो ये लोग बाहर जाते हैं, ये नेपाल में जो पैसा दे भेजते हैं, ये नेपाल के जीडीपी का 1/3 है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे पता चलता है कि नेपाल का जीडीपी जो है, वो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है विदेशी इनकम पे। ओके। और क्योंकि ज्यादातर रेमिटेंसेस इंडिया या फिर कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह से आते हैं, और अब सोशल मीडिया बंद हो गया है, और सोशल मीडिया इन लोगों को एक चीप एवेन्यू प्रोवाइड करता था अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर में रहने का। अब वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो है, वो नेपाल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बन गया था। इसके ऊपर से सोशल इनइक्वालिटीज भी वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, कि अर्बन और रूरल में वहां पे बहुत ज्यादा गैप है। खास करके एजुकेशन का देखें, हम पैसे का देखें, तो ये बहुत बड़ा गैप है। उसके ऊपर से जेनजी को अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आता वहां पे, और वहां पे जो रईस हैं, जो एलिट्स हैं वहां के, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, उनके जो बच्चे हैं, वो मौज ले रहे हैं लिटरली। तो उनको नेपो किड्स कह के ये इन सोशल मीडिया पेजेस पे डिस्कस करते थे, और जबकि उन्हें लगता था कि हमें खुद अपने घर छोड़ छोड़ के विदेशों में जाके और काम करना पड़ रहा है, या हमें अगर घर रहते हैं तो अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है, जबकि ये लोग जीवन के मजे ले रहे हैं। तो ये गुस्सा भी एकदम से सारा का सारा इन पॉलिटिकल एलिट्स की तरफ डायरेक्ट हुआ, जो कि नेपाल के 2 बार पीपल मूवमेंट होने के बाद भी नेपाल को डेवलप नहीं कर पाए। ये हम देखेंगे कि क्या है पीपल्स मूवमेंट और ये सब आगे जब हम नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे। तो इसलिए इन डेली स्ट्रगल, स्ट्रक्चरल इश्यूज, साइकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट और ये ग्रिप, सब चीजों से परेशान होकर फाइनली नेपाल का जो यूथ है, उन्होंने मैटर अपने हाथ में लिया। तो जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां नेपाल के यूथ खड़े होते हैं। तो ये है नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री, के 2008 से किस तरह वहां पे 14 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, और ये सब इतनी बार कौन कितनी 11 से 13, और ये सब इस तरह से। थोड़ा सा एक इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी अगर नजर डालें, तो नेपाल के जो 3 करोड़ लोग हैं, उनमें से 20% जो हैं वो पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। और जो नेपाल के सबसे अमीर 10% है, वो वहां के गरीबों से, गरीब 40% से, जनता से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे वहां का इकोनॉमिक डिवाइड देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, तो 15 से 24 साल की उम्र के बीच के लगभग 1/4 यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और वहां के लगभग 2 मिलियन जो लोग हैं, लगभग 20 लाख लोग जो हैं, वो विदेशों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर, लेबर, इंक्लूडिंग इंडिया। और $11 बिलियन वो हर साल नेपाल भेजते हैं, जो कि नेपाल की इकोनॉमी का 1/4 है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है।
अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में जो पहले मोनार्की होती थी, जो राजशाही होती थी, डेमोक्रेसी की जगह राजा होते थे, उसको वापस लेके आओ। तो इसका कारण है कि डेमोक्रेसी से ये लोग फेड अप हो चुके हैं। जैसे कि बताया कि बार-बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है। करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोज़गारी और कमज़ोर गवर्नेंस ने लोगों को ना एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति नॉस्टैल्जिक बनाया कि कैसे जब मोनार्की थी तो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी थी। उसके अलावा एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी लोग अपने आप को, क्योंकि नेपाल एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और एक हिंदू किंगडम था जो अपने आप को प्राउडली हिंदू कहते थे 2008 से पहले। और बहुत लोगों को ये रिजेंटमेंट है कि वो 2008 के बाद सेक्युलरिज्म की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और जो मोनार्की के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी हिंदू ट्रेडिशंस और कल्चरल यूनिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो मोनार्की थी वो स्टेबिलिटी और नेशनलिज्म भी प्रोवाइड करती थी। और किंग ज्ञानेंद्र जो अभी हैं, मैं इनकी स्टोरी बताऊंगा क्या है। इनको उनके सपोर्टर्स के द्वारा एक सिंबल और स्टेबिलिटी का मतलब वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी का एक सिंबल के तौर पे देखा जाता है, एज कंपेयर टू जो आज यहाँ पे बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है और जो बुरा हाल है उसके कंपैरिजन में। और बार-बार नारे लगाए जाते हैं कि राजमहल को खाली करो, जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया। उसके अलावा एक जनरेशनल डिवाइड भी है कि जो पुरानी जनरेशन्स हैं, वो राजशाही को, मोनार्की को देखते हैं एक ऐसा टाइम जब सब कुछ स्टेबल था। और जो यंग लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट से, एमिग्रेशन से, इन सब चीज़ों से परेशान होके वापस एक हिंदू स्टेटहुड और मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि नेपाल में मोनार्की के प्रति इतना प्यार क्यों है? वहाँ के राजा क्यों वापस लाना चाहते हैं?